एक व्यक्ति जो कि एक्स सर्विसमैन था, यानी फौज से रिटायर था, और उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे, कुल मिलाकर परिवार में 4 लोग थे और खुशहाल परिवार चल रहा था। और एक तारीख आती है 16 जनवरी 2025। पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। पति कहता है कि कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। और तभी दोनों के बीच विवाद होता है और पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। अब 1-2 दिन बीते ही थे, ना तो वह अपने मायके पहुंचती है, ना तो अपने पति के पास आती है। और जब उसके माता पिता उसके दामाद को फ़ोन करते हैं, कहते हैं बिटिया का फ़ोन नहीं लग रहा है, आखिर वह कहाँ है, मुझसे बात करा दो। तभी पति कहता है कि वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करके घर से चली गई थी और कह रही थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब माता पिता आते हैं अपने दामाद के पास और तीनों मिलकर पहुँचते हैं थाने में, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और पुलिस इधर जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी एफआईआर दर्ज करने के 4 दिन बाद उस पति को हिरासत में लेती है। और जब उसके घर आती है तो वह एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनने के बाद हर कोई डर गया, सहम गया। तभी पति कहता है कि लास्ट बार जो मेरी पत्नी थी वह बाथरूम में आई, उसके बाद वह कुकर में गई और फिर पास की नदी में चली गई। जब पुलिस ने बताया कि तुम हकीकत में बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है, वह बहुत ही हैरान कर देने वाला सच उसने बताया। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तो तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है हैदराबाद का एक ज़िला है जिसका नाम है रंगा रेड्डी। यहीं का रहने वाला एक युवक गुरुमूर्ति, जो कि बचपन से ही देशभक्ति में लीन था और उसका सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। जब उसकी उम्र 19 साल होती है और तो वह फिर दौड़ता है और तैयारी करता है और उसका फ़ौज में सिलेक्शन हो जाता है। फ़ौज में सिलेक्शन हो जाने के बाद उसके घर वाले उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की की देखकर, जिसका नाम माधवी था, उससे तय कर देते हैं। यानी शादी का दिन था, जो साल था वह 2012 था। अब पति पत्नी रहकर काफ़ी खुश थे और जो पति था वह नौकरी के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहता था। तभी उसने सोचा क्यों ना इस नौकरी को त्याग दिया जाए, यानी इस नौकरी से छुटकारा ले लिया जाए, जिसके बाद कोई ऐसा काम तलाशा जाए जो कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। तभी उसने इंडियन आर्मी में वीआरएस ले लिया और वहाँ से अपनी सेवा समाप्त कर ली। और फिर उसने एक रुख किया डीआरडीओ। डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ चीज़ें रिसर्च होती हैं, वह भी एक फोर्स का हिस्सा है। और जो कि गुरुमूर्ति एक सर्विसमैन था तो उसको उसी बिहाफ पे वहाँ ले लिया जाता है और उसको तैनाती मिलती है, जो कि पास का ही इलाका था मीरपेट में। यहीं पर रह के वह अपनी पत्नी और धीरे धीरे उसके 2 बच्चे होते हैं और परिवार ठीक ठाक चल रहा था। तभी 16 जनवरी 2025 का दिन आता है और जो गुरुमूर्ति की पत्नी थी, जिसका नाम था माधवी, वह अपने परिवार से दिन में 1 से 2 बार अपने माता पिता से हालचाल लेती थी, बातचीत करती थी। तभी उसने, जो उसकी माता थी, वह अपनी बेटी माधवी को फ़ोन मिलाती हैं तो उसका फ़ोन मिलता नहीं है। और फिर दूसरी तारीख आती है 17 जनवरी, फिर सुबह अपनी बेटी को दोबारा फ़ोन मिलाती हैं तो अपनी बेटी का फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। तभी वह अपने दामाद यानी गुरुमूर्ति को फ़ोन करती हैं, कहती हैं बिटिया का फ़ोन नहीं लग रहा है, आखिर वह क्या कर रही है, ऐसा तो नहीं उसका मोबाइल ख़राब हो गया हो। तभी गुरुमूर्ति कहता है मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 16 तारीख यानी कल का दिन था, मैं ऑफिस से घर आया, तभी जो माधवी ने मुझसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ और मैंने मना किया तो वह मुझसे लड़ाई करके घर से निकल गई। मैंने सोचा कि आ जाएगी, वह अभी तक लौट कर नहीं आई है। तभी उसकी माँ ने कहा शाम तक देख लो, नहीं तो कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। अब 18 जनवरी गुजरती है, सुबह का समय आता है, जो उसकी माधवी के माता पिता आते हैं अपने दामाद के घर और कहते हैं बेटा अगर बेटी नहीं आई है, ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई घटना हो गई है, अगर यह सब कुछ देखना है तो चलना पड़ेगा हमें एफआईआर दर्ज कराने। और उस माधवी के माता पिता और जो उसका पति जिसका नाम था गुरुमूर्ति, तीनों मिलकर पास का जो थाना था
मीरपेट इलाके का ही, वहाँ पर जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और कहते हैं 16 तारीख से यह गायब है। आखिर 16 तारीख वो मायके जाने के लिए क्यों कह रही थी, इसका बड़ा रीज़न है। जैसे कि अपने भारत में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को मनाने वाला त्यौहार यह हर जगह होता है, हर भारत में होता है। और जैसा कि हैदराबाद ज़िले में या पोंगल नाम से फेमस है, वहाँ पर एक हफ्ता तक यह त्यौहार चलता है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं तो इस फेस्टिवल में वह अपने घर आते हैं, और जो लड़कियां शादी के बाद जाती हैं वह भी अपने मायके जाने का प्रयास करती हैं कि अपने माता पिता के साथ त्यौहार मनाएं। तभी माधवी भी अपने पति से यही कह रही थी कि पोंगल का जो त्यौहार है वह मैं अपने माता पिता के साथ मनाऊं। जो उसके गुरु मूर्ति के 2 बेटे थे वह अपनी मौसी के घर यानी 11 जनवरी को चले गए थे यह फेस्टिवल मनाने के लिए, और जो माधवी थी वह भी कह रही थी मैं अपने माता पिता के वहाँ जाऊँगी। और जिसके बाद दोनों में विवाद हुआ और फिर जो माधवी थी वह घर छोड़कर चली गई। अब पुलिस ने यह बात सुनी तो उसने FIR दर्ज कर ली, और वह इतना ज़्यादा सख्ती से नहीं ढूंढ रही थी, वह हल्का फुल्का ढूंढती है, फिर उसके बाद चुप बैठ जाती है। इसी बीच जो माधवी के माता पिता दोबारा थाने पहुंचते हैं और उसका पति भी जाता है गुरुमूर्ति। वह कहता है सर 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, मेरी पत्नी मिली नहीं है और प्रयास करिए उसको ढूंढने का। अब पुलिस के लिए अहम सवाल था कि आखिर एक जो DRDO का कर्मचारी है उसकी पत्नी कहाँ जा सकती है। ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ भाग गई हो जिसका अफेयर चल रहा हो। तो पुलिस वाले सख्ती से रुख करते हैं और तलाश करते हैं उधर लगे हुए सभी CCTV कैमरे की। अब हर जगह CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं, और जहां पर गुरुमूर्ति का घर था उसके जितने आसपास सैकड़ों CCTV कैमरे थे सबको खंगाला जाता है। तभी पता चलता है 16 जनवरी 2025 को जो माधवी है किसी काम से सुबह निकली थी, और जब वह आती है 2 घंटे बाद अपने घर, फिर घर के बाद से वह कभी बाहर नहीं निकली। अब पुलिस इन सब सवालों के बारे में जब गुरुमूर्ति से पूछते हैं तो वह अपना बयान हर बार बदल बदल के बता रहा था। तो पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना इसी से सख्ती से पूछताछ की जाए, क्या पता इसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको माधवी को गायब करने में इसका हाथ हो। अब पुलिस वाले गुरुमूर्ति को थाने बुलाते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो वह टूटता है एक ऐसा बयान देता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी पहले सहम गए कि आखिर एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। तभी गुरुमूर्ति बताता है 16 जनवरी 2025 का दिन था, मैं ऑफिस गया था, मैं ऑफिस से घर आता हूँ और जो मेरी पत्नी थी मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ माधवी से 1 गिलास पानी ले आओ। वह पानी लेकर नहीं आती है, अपने बेड पर लेटी थी, और तभी वह कहने लगी कि मैं ना तो तुमको पानी दूंगी ना तो तुमको खाना दूंगी, और तुमने मुझे मायके नहीं जाने दिया, यह बहुत गलत किया। फिर मेरे भी गुस्सा आया, मैंने और दोनों ने मिलकर दोनों के बीच हाथापाई हुई और फिर मैंने उसकी गर्दन अपने हाथ से दबा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तब मैं बहुत डर गया, सहम गया और मुझे अब लगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा। तभी मैंने उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में ले गया और फिर एक धारनुमा हथियार लेके आया जिसके उसकी बोटी बोटी काटी, और फिर मैंने सोचा कि अब इसकी लाश को कहाँ फेंकूंगा, और ऐसा अगर करता हूँ तो और बदबू आने लगेगी। तभी एक घर में कुकर रखा था, मैंने उसके टुकड़ों को कुकर में डाला और रात के अंधेरे में बॉयल किया। मतलब 72 घंटे के अंदर सब बॉडी के पार्ट अलग अलग टुकड़ों में किए और कुकर में उबाले और उसको एक पॉलीथीन में भर लिया, और जो पास की ही एक नदी थी जिसका नाम था जिले लाकुड़ लेक नदी में एक भर के मैं फेंक आया। यह सब 72 घंटे का समय लगा, यानी 18 जनवरी की सुबह तक मैंने सब फिनिश कर दिया और पूरे घर की बारीकी से धुलाई की और जो कुकर रखा था उसको भी साफ़ कर दिया। और जब इधर जो माधवी के माता पिता ने फ़ोन किया था तो मैंने उनको यही बताया कि आपकी जो बेटी है वह गुस्सा कर घर से चली गई है, और जब वो लोग भी घर आए तो उन लोगों को पता नहीं था, और जो मेरे बच्चे थे वो अपनी मौसी के वहाँ गए थे और मैंने फ़ोन करके कह दिया था कि 2-3 दिन और आप लोग वहाँ रुक जाइए और घूम टहल लीजिए। और पुलिस ने जैसे यह बात सुनी वह हैरान और परेशान हो गई, और उन्होंने जब उसके घर पहुँचे तो वहाँ पर उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता लगे कि गुरुमूर्ति ने माधवी का इसी घर में कत्ल किया है और उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला है। अब उस नदी के पास डॉग स्पॉट पहुँचती है, कुछ गोताखोरों को उतारा जाता है, मगर नदी से भी कोई ऐसा
हिस्सा नहीं मिलता है जिससे ये पता लग सके कि यहाँ पर लाश पड़ी है। यहाँ तक कि मीडिया सोर्सेस ये भी बताते हैं उस नदी में कई सारी मछलियाँ हैं, जानवर हैं। हो सकता है उन लोगों ने उस डेड बॉडी के पार्ट्स को खा लिया और पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वह घर पे पहुंची है और वह एक एक सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है जिससे ये पता लगे कि वहाँ पर कोई ऐसा पार्ट मिले जिससे वह DNA टेस्ट हो और पता लगे वह माधवी की लाश वहीं पर डाली गई है। हालांकि गुरुमूर्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद वह एक अपराधी माना जाएगा और उसको सख्त सख्त सज़ा मिलेगी क्योंकि उसने ऐसा कुछ अपनी पत्नी के से किया है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी सुरात के साथ। जय हिंद, जय भारत।